यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में पटवार एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। पेंडिंग मामलों को लेकर 3 रोजा हड़ताल अभी भी जारी है। डीसी ऑफिस में जमकर नारेबाजी की गई है। सभी पेंडिंग मांगों को जल्द पूरी करने की अपील की गई है। कठुआ में ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन की तरफ से पेंडिंग मांगों को लेकर 3 रोजा हड़ताल जारी है। इस दौरान डीसी दफ्तर कठुआ में पटवारियों ने ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की है। एसोसिएशन ने सरकार से अपने वादों को पूरा करने की मांग करते हुए कई मुद्दे उठाए हैं। इनमें एक से ज्यादा काम का रैशनलाइज पटवार हलकों और गिरदावार सर्किलों के नए सिरे से तश्कील, पटवारियों को टेक्निकल ग्रेड देने और ग्रेड में बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा एनटी कोटा को 75 के मुकाबले 25 यानी यूटी लद्दाख पैटर्न के तर्ज पर बढ़ाने और जम्मू कश्मीर में प्रोमोटेड गिरदावार कानून गाँव को तैनाती, लुक आफ्टर नायब तहसीलदारों की डीसीपी और साल 2015 से पेंडिंग जेक्यू सीनियरिटी लिस्ट को हतमी शक्ल देने की मांग भी शामिल है। एसोसिएशन ने इंतबाह दिया है कि अगर उनकी सभी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि पटवार एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। 3 दिन का यहाँ पर बोला गया था कि हमारी मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल करेंगे और वो लगातार जारी है। हड़ताल की जा रही है। पटवार तीन दिन की हमारी पेंडून हड़ताल है, टोकन स्ट्राइक। तो सबसे पहले हमने डिमांड की है कि रैशनलाइजेशन ऑफ मल्टीपल असाइनमेंट्स, जो डिफरेंट किस्म के असाइनमेंट्स हमें दी गई हैं, उनको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए जिससे वर्कलोड भी कम पड़े पटवारियों पे और पब्लिक का काम भी सफ़र ना हो और अच्छे तरीके से काम हो। दूसरा है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्का एंड गिरदौर सर्कल्स। वो आप सबको पता है कि 1950 से लेकर अब तक हमारे जो पटवार हल्के और गिरदौर सर्कल हैं वो एक ही जैसे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट बढ़ाए गए, तहसीलें बढ़ाई गई, न्यापतें बढ़ाई गई, गिरदौर सर्कल्स और पटवार हल्के वही रहे। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे सरबजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, लगातार ये पटवार एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज किया जा रहा है, कितने लोग इसमें शामिल हैं और क्या कुछ अभी तक बात हुई है सरकार या इंतजामिया के साथ? जी बिल्कुल, पिछले लंबे अरसे से इनकी मांगे जो हैं ये इसी तरह से हैं और ये लगातार पटवार एसोसिएशन के बैनर तले ये लोग यहाँ पर समय समय पर सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों के समर्थन में ये लोग प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं। और इस बार भी 3 रोजा हड़ताल जो है इनकी जारी है और डिमांडें इनकी जो लगातार जो पिछली बार की डिमांडें हैं उसी डिमांडों को ये लोग दोहरा रहे हैं, चाहे वो पटवार हलकों का पुनर्गठन हो, जो गिरदावर सर्कल है उनका पुनर्गठन हो, जो और भी कई ऐसी मांगे हैं जो जिनका ये समय समय पर अपनी मांगों के समर्थन में ये लोग प्रदर्शन करते आए हैं और अपनी मांगों के समर्थन में ये लोग नारेबाजी करते आए हैं। जिस तरह से पटवारियों की हड़ताल है, वही दूसरी ओर की बात की जाए तो उनकी हड़ताल की वजह से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड काम है लोगों के वो यहाँ पर बंद हो गए हैं। ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानी, कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। वही पटवार एसोसिएशन के सदस्यों का साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी मांगे जो है पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को मान लिया जाए। फिलहाल हड़ताल उनकी 3 रोजा है। जी, नारेबाजी भी की गई है जमकर। सरबजीत, क्या इस बीच उनसे किसी की बात हुई है इस मुद्दे को लेकर, उनकी मांगों को लेकर, कि क्या कोई यकीन दहानी दिलाई है? क्योंकि लोगों को काफी परेशानी हो रही है जैसा कि आपने बताया। ये हड़ताल पहली दफा नहीं हुई है, पहले भी इस तरह से पटवार एसोसिएशन के जो लोग हैं हड़ताल पर चले जाते हैं। समय समय पर उनको अपनी मांगों को लेकर सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया जाता है, लेकिन अभी तक जिस तरह से एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा है कि कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जो है अभी तक उन जो एश्योरेंस है उनसे अभी तक नहीं निकला है। ऐसे में अब उनको मजबूरन 3 रोजा हड़ताल जो है यहाँ पर करनी पड़ी है। उनका ये भी कहना है कि अगर
सरकार उनकी जो लंबित मांगे हैं उनको नहीं सुनती है, तो आने वाले समय में जो है हड़ताल और आगे ज्यादा बढ़ सकती है। जिस तरह की उनकी पूरी यूटी की जो एसोसिएशन है जो अगला फैसला लेगी उसी के आधार पर अगली कार्रवाई जो है जी क्या क्या उन्होंने अपनी परेशानियां बताई हैं सरकार से, जो वो मांग कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या उन्होंने परेशानियां अपनी बताई हैं कि किस तरह की मुश्किलात उनको काम के दौरान जिनका सामना करना पड़ रहा है? मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो जो पटवार हल्के हैं या फिर गिरदावर सर्कल हैं उनके पुनर्गठन की मांग इन्होंने की है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पटवारियों को टेक्निकल ग्रेड पे जो है वो देने की मांग की है और ग्रेड पे बढ़ाने की साथ साथ कई ऐसी लंबी फेयर लिस्ट है इन एसोसिएशन के सदस्यों की जिन पर ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इन मांगों को सरकार जो है गंभीरता से ले ताकि वो लोग यहाँ पर इस तरह से हड़ताल करने को मजबूर ना हो। और उनका ये कहना है कि उनसे जब पूछा गया कि आपकी हड़ताल की वजह से जितने भी लोग दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पर रेवेन्यू रिलेटेड कार्य के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उनको काफी दिक्कतें, काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। उनका ये कहना था कि हमने सरकार से पहले भी कई बार अनुरोध कर चुके हैं और लेकिन सरकार ने अभी तक कोई हमारी मांगों को सीरियसली नहीं लिया। उन लोगों ने हड़ताल जो है वो यहाँ पर की है। कब से ये मांग की जा रही है सरबजीत? जो इनकी डिमांड्स हैं ये तो काफी ज्यादा पुरानी है, यूं कहें तो 4 से 5 साल से अधिक समय हो चुका है जब से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है लगातार जो यहाँ पर पटवार एसोसिएशन के सदस्य जो हैं अपनी अपनी तहसीलों पर अपने अपने जिला मुख्यालयों पर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, इतने लंबे वक्त से ये मांग अपनी यहाँ पर रख रहे हैं तो क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई जा रही है कि इनकी मांगों को अभी तक सुना नहीं गया है, इनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है? जी बिल्कुल, इस तरह से जब हमने बात की है एसोसिएशन के सदस्यों से उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हर बार जब वो लोग हड़ताल करते हैं या जब ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो सरकार की ओर से उनको एक आश्वासन दिया जाता है कि आने वाले समय में उनकी मांगों को जो है उनको हल कर दिया जाएगा। लेकिन हर बार इनका ये कहना है कि सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो ऐसे में ये लोग सरकार को समय समय पर चेताते हैं कि इस तरह से क्योंकि डिमांड्स जो है अभी भी पेंडिंग है तो जल्द से जल्द इन डिमांडों को यहाँ पर पूरा किया जाए। जी, एंटी कोटा जो है उसमें भी 75 से 25 करने की मांग की जा रही है सरबजीत। जी बिल्कुल, इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से डायरेक्ट जो है नैब की जाती है तो उसमें कोटा जो है कम किया जाए, जो पटवारी हैं उनको ही पदोन्नत कर नायब तहसीलदार के रैंक तक यहाँ पर लाया जाए। और इसके साथ साथ और कई ज्यादा लंबी जो फेयर लिस्ट है इनकी डिमांडों की जिनके लिए ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनके लिए ये लोगों का कहना है कि समय पर सरकार जो है इन समस्याओं को बिल्कुल लंबे वक्त से मांग की जा रही है पटवारियों की तरफ से। अब हड़ताल पर बैठे हुए हैं, देखना होगा कि उनकी मांगे पूरी होती हैं, कब तक उनको पूरा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत इन तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस को लेकर तनाज़ा उस वक्त और गहरा हो गया जब 9 अप्रैल 2026 को डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की तरफ से जारी की गई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पर ताज़ा एतराज़ सामने आए। एएम इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर वसीम अहमद भट्ट ने प्रोसेस में संगीन बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया है और इसे नाइंसाफ़ी और रेट्रोस्पेक्टिव्स और जेन्युइन इन्वेस्टर्स जो हैं जेन्युइन उनके खिलाफ में करार दिया है। भट्ट का कहना है कि जब 2021-22 में अर्जियां दाखिल की गई थी उस वक्त कोई स्कोरिंग सिस्टम या वाज़े पैमाना सामने नहीं रखा गया था, लेकिन अब उन्हीं पुरानी अर्जियों को नए बनाए गए हैं उसूलों पर परखा जा रहा है जो कि सरासर नाइंसाफी है और शुरुआती दरखास्त गुजारों के भरोसे को कमजोर करता है। उन्होंने मेरिट लिस्ट में दिखाए गए प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाए जहां बहुत कम जमीन पर बहुत ज्यादा रोजगार और भारी इन्वेस्टमेंट के दावे किए गए। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि लंबे वक्त से इंतजार कर रहे जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए रियलिस्टिक प्रोजेक्ट को
नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए छोटे प्रोजेक्ट को लिस्ट में ऊपर जगह मिल रही है। साथ ही उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की कमी और यूनिफॉर्म बेंचमार्क न होने पर भी सवाल उठाए और कहा कि शुरुआती एप्लीकेंट को अपने डीपीआर अपडेट करने का मौका भी नहीं दिया गया है। करीब 5 साल से जारी देरी पर नाराजगी जताते हुए भट्ट ने कहा है कि अगर जमीन अलॉटमेंट में 5 से 6 साल लग जाएंगे तो इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि अर्जियों का साल दर साल जायजा लिया जाए और शुरुआती आवेदकों को डीपीआर अपडेट करने का मौका दिया जाए। दावों की टेक्निकल जांच हो और पूरी प्रक्रिया में शफाफियत लाई जाए। भट्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से इस मामले में दखल देने की अपील की है। उनका कहना है कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके सिर्फ कागजी स्कोरिंग को काम नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर को टिकाऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है। इस मुद्दे ने बाकी एप्लीकेंट के बीच में भी चिंता बढ़ा दी है, जो अब पूरे अलॉटमेंट प्रोसेस की साख पर सवाल उठा रहे हैं। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब डार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकिब, किस तरह से देखा जाए, लगातार यहाँ पर बेज़ाब्दगी के काफी ज्यादा इल्जाम लगाए गए हैं अलॉटमेंट में। बिल्कुल यास्मीन, जिस तरीके से लगातार 2021 में लैंड अलॉटमेंट के लिए फॉर्म भरे गए थे और यहाँ पे जो लोग ताजिर है, जो इंडस्ट्रीज के साथ वाबस्ता है, उनको कहा गया कि नए नए जो इंडस्ट्रीज है यहाँ वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आइडेंटिफाई किए गए हैं। चाहे हम पापोर की बात करेंगे, कौसा खालसा की बात करेंगे या जेवीसी जो बिगना इलाका है यहाँ पे बात करेंगे, या वादी के कुचवा हो, सांबा हो, बडगाम हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो, कुपवाड़ा हो, इन इलाकों में जो है लैंड को आइडेंटिफाई किया गया था और बाज़ाब्ता तो लोगों को कहा गया था कि आप फीस भर सकते हैं ताकि आपको जो है जमीन अलॉट की जाएगी। 2021 की ये बात है और लगातार तब से लेकर आज तक जो है लगातार ये मामला चल रहा था। लेकिन 9 अप्रैल 2026 को जो है एक प्रोविजन लिस्ट निकलता है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें स्कोरिंग के आधार पे जो है ये लिस्ट बनाया गया है और कई सारे जो इंडस्ट्रीज के साथ वाबस्ता लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने जब डीपीआर सबमिट किया तब कोई भी स्कोरिंग पे हमें बात नहीं की गई थी, लेकिन अब जो डीपीआर बन रहे हैं वो स्कोरिंग के आधार पे बन रहे हैं और 8 मरला जमीन पे 80 के करीब कैसे एम्प्लॉयज होंगे, ये एक तशवीश है। और जो इंडस्ट्रीज के साथ लोग वाबस्ता है वो कह रहे हैं कि हमें भी रियायत दी जाए या हम लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। जो इंडस्ट्री है उसमें जो अलॉटमेंट है इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आखिर अपनी बात मुकम्मल कीजिए। और उसके बाद जो इंडस्ट्रीज के साथ लोग वाबस्ता है उन्होंने आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, उनसे गुजारिश की है कि इसमें इंटरवीन करे और जो स्कोरिंग सिस्टम है या डीपीआर को अपग्रेड करने की इनको मोहलत दी जाए, तब जाके ये लोग भी जो है इस लिस्ट में आगे आए। क्योंकि जिन लोगों ने 21 में फॉर्म भरे उनके नाम 1800 के सीरियल के बिल्कुल नीचे है, लेकिन जिनने 2025 में फॉर्म भरे हैं वो बिल्कुल इस प्रोविजन लिस्ट के टॉप में है। तो इन छोटे जो प्रोजेक्ट है आखिर उनको बताया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल, डिपार्टमेंट का भी मानना यह है कि अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है तो डीपीआर बहुत बड़ा बनाया गया है, तो उन्होंने डिपार्टमेंट का मानना है कि हम इसको बाज़ाब्ता तौर एक स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, एक प्रॉपर वेरिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं और वेरीफाई करके जो है प्रोविजनल लिस्ट लाया गया है। लेकिन जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं 2021 में और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनने पैसे भरे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमें तब ये मालूम होता कि स्कोरिंग सिस्टम पे ये होगा तो शायद ही हम इसमें पार्टिसिपेट ना करते। अगर हम पार्टिसिपेट अब कर रहे हैं तो डीपीआर में अपग्रेड करने का मौका हमें भी देना चाहिए, तब जाके हम भी जो है स्कोरिंग सिस्टम में आगे आ जाए। जी, जेन्युइन जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। किस तरह की नाराजगी और क्या कुछ देखने को मिल रहा है इसमें?
बिल्कुल यास्मीन, जब भी कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें नाराजगियां तो देखने को मिलती है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं लैंड अलॉटमेंट की, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है जमीन को आइडेंटिफाई किया गया है कि इसको हम जो है इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, और उसके बाद लोगों ने पैसे भी भरे हैं। जो लोग इन्फ्लुएंशियल है, शायद जो छोटे जो ताजिर है उनको लग रहा है कि शायद इनको जो है प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरीके से साफ तौर वाज़िया कर रही है कि हम इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और लाते भी हैं, और हमने ट्रांसपेरेंसी इसमें दिखाई दी है। लेकिन अब जो इंडस्ट्रीज के साथ वाबस्ता लोग हैं, खासकर जो लोगों ने जो है इसमें बाज़ाब्ता तौर आवाज उठाई, वो कह रहे हैं कि जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और शफाफ तरीके से लैंड अलॉटमेंट होनी चाहिए। जो इल्जाम लग रहे हैं और जो मांग हो रही है, क्या सरकार अब उसके लिए किसी तरह का मजीद लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए, उनके जो डिमांड है उनको दूर, जो मसले हैं, जो इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं उनको दूर करने के लिए किसी तरह से काम करने की तरफ कदम बढ़ा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से चाहे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या जम्मू कश्मीर के वजीर आला या डिप्टी सीएम हो, उन्होंने पहले दिन से ये कहा कि अगर किसी को कहीं पे लग रहा है कि ज्यादती हो रही है, वो डायरेक्ट आए, ग्रीवेंस सेल में ग्रीवेंस डाले और उसके बाद बातचीत हो, ऑन टेबल बातचीत हो जाए। और अगर किसी को लग रहा है कि जाति, हालांकि कई सारे लोगों ने इसमें सवाल खड़े किए हैं कि हमारे साथ जाति हो रही है, तो सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ डिप्टी सीएम के पास वो जा सकते हैं और अपनी ग्रीवेंस रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि हम उनके साथ हैं जिन लोगों की ग्रीवेंस है। तो जाहिर सी बात है, जब स्टेट के हेड आप लोग कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, तो लाजमी तौर पर जिन लोगों को शिकायतें हैं वो उनके पास जा सकते हैं और इस मसले का हल भी निकल सकता है। बिल्कुल, मसले का हल यहाँ पर निकल जाए, यही उम्मीद की जा रही है। लोगों की जो मुतालबात हैं वो पूरे हो जाए इंडस्ट्री को लेकर, ताकि इससे रोजगार के मौके भी यहाँ पर पैदा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आखिब इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कुलगाम के एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कुलगाम शहर में एक रिव्यू मीटिंग की है, जिसमें जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया है और आवाम के मसाइल पर गौर किया गया है। मीडिया से बात करते हुए तारिगामी ने कहा है कि सबसे बड़ी परेशानी आवाम और हुकूमत के दरमियान दूरी है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। उन्होंने कहा है कि कुलगाम शहर पूरे जिले का चेहरा है, इसलिए यहाँ खास तवज्जो और बेहतर तरक्की की जरूरत है। मीटिंग में आवाम की शिकायतों पर भी बात हुई और उनके हल के लिए कदम उठाने की बात कही गई। बैनुल-अक़वामी मसले पर बोलते हुए तारिगामी ने ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग की मजम्मत भी की। उन्होंने इसे नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि इसमें मासूम लोगों की जान जा रही है और इसे फौरन रोका जाना चाहिए। डिलिमिटेशन के मसले पर उन्होंने एतराज़ जताया और कहा कि ये नाइंसाफी है। उनका कहना था कि कश्मीर की ज़्यादा आबादी के बावजूद सिर्फ 1 सीट बढ़ाई गई है, जबकि जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले को असेंबली में उठाया जाएगा ताकि इंसाफ के साथ नुमाइंदगी यकीनी बनाई जा सके। जब यहाँ पिछली बार डिलिमिटेशन हुई, उस वक्त PAGD, पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्ता डिक्लेरेशन नाम का एक बड़ा प्लेटफॉर्म था और हमने तब भी कहा ये डिलिमिटेशन के नाम पर बड़ी डिसरप्शन है। ये डिलिमिटेशन नहीं, ये डिसरप्शन है। ये हमारा जो शेराजा है उसको बिखेरने का अमल नहीं। तो मैं एक चीज बताऊंगा, हमने उस वक्त भी बताया PAGD की तरफ से जो भी डिलिमिटेशन होता है, हदबंदी होती है, वो किस आधार पर होती है? वो सेंसस पर होती है। जो मर्दमशुमारी होती है उसी के मुताबिक किस इलाके में आबादी का इजाफा हुआ, कितना हुआ, नई हदबंदी होती है। अनंतनाग पुलिस ने नशे के खिलाफ में एक अहम कदम उठाते हुए 4 रिहायशी जायदादों को फ्रीज कर दिया है। ये कार्रवाई NDPS एक्ट की दफा 68 के F के तहत की गई है। पुलिस के मुताबिक ये जायदादें तुलखन बिजबहेड़ा के रहने वाले 4 अफराद रईस अहमद डार, सब्जार अहमद डार, मुदस्सिर अहमद डार और
जाहिद अहमद डार से जुड़ी हुई है। इब्तिदाई तहकीकात में सामने आया है कि तमाम जायदादें गैर कानूनी नशीली दवाओं के कारोबार से कमाए गए पैसों से हासिल की गई थी। मुकम्मल तौर पर इन जायदादों की कीमत तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद नशे के नेटवर्क की माली बुनियाद को तोड़ना है। फिलहाल मामले की तहकीकात जारी है। जम्मू में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने पंजपीर दरगाह के रिकंस्ट्रक्शन और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। ये दरगाह मंडा इलाके में वाक़ है और इसे हजरत पीर बाबा पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब माना जाता है। वक्फ बोर्ड ने इस बड़े प्रोजेक्ट को पिछले साल शुरू किया था, जिसमें मल्टी लेयर तामीर और खूबसूरती बढ़ाने के कई काम शामिल थे। अब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। इस मौके पर बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट, एडमिनिस्ट्रेटर आबिद हुसैन और दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने कहा है कि पंजपीर दरगाह जम्मू का एक अहम रूहानी मरकज़ है, जहां हर मजहब के लोग अकीदत के साथ आते हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड सूफी दरगाहों को बेहतर बनाने और लोगों को अच्छी सहूलतें फराहम कराने के मिशन पर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग वक्फ बोर्ड के काम से खुश हैं और इसे तरक्की और बदलाव का दौर मान रहे हैं। राजधानी टॉप पर सयाह बर्फ का लुत्फ उठाने हुए नजर आ रहे हैं। लोग बर्फ में खेलते, तस्वीरें लेते और खूबसूरत मनाजिर के बीच में यादगार लम्हे कैद करते हुए दिख रहे हैं। कई सयाहों ने गुरेज और नेचर लवर्स के लिए बेहतरीन मकाम बताया। उन्होंने यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ मकामी लोगों को की जो मेहमान नवाजी है उसकी भी खूब तारीफ की है और इस जगह को महफूज और खुशगवार करार दिया है। इस दौरान कई दूसरे सयाह भी गुरेज रोड के जरिए राजधानी टॉप पहुंचे। उन्होंने बर्फबारी के इस तजुर्बे पर खुशी जाहिर की और अपने सफर को पूरी तरह महफूज और यादगार बताया। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल। नाज़रीन, इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल वाले गुरेज सेक्टर में मौजूद हैं और जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं इसे राजधानी टॉप कहा जाता है और ये जो राजधानी टॉप है ये गेटवे ऑफ गुरेज माना जाता है। यहाँ पे जो है हमने देखा कि मौसमी सरमा में ज़्यादा बर्फबारी होती है और इसके कारण ये जो यातायात यहाँ पे उसको बंद करना पड़ता है। साथ ही साथ अब जो पर्यटक है वो वादी गुरेज का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि आप कहाँ से हैं? हम लोग राजस्थान श्री गंगानगर से आए हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि इस बारे जो गुरेज का एरिया है इस वक्त राजधानी टॉप पे है, बर्फ देख रहे हैं, तो क्या महसूस करें और क्या बताइए? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वैसे मैंने पूरा हिमाचल देख लिया, बट ये श्रीनगर वाला जो एक्सपीरियंस है ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इतनी बर्फ में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ का वातावरण कैसा लगा? अच्छा है। आने से पहले थोड़ा डर था मन में कि सिक्योरिटी वगैरह को लेके या कुछ भी, लेकिन अब जो देखा है कि बहुत सिक्योरिटी है, सेफ एरिया है और अच्छा लग रहा है कि हमें सेफ्टी मिल रही है हर जगह से, कि हमें कोई डर नहीं लग रहा होगा। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मैं भी श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वही जैसे फर्स्ट टाइम आई हूँ, फर्स्ट मेरा है विजिट है यहाँ पे, लेकिन वही फर्स्ट टाइम आ रही थी, पहले बॉर्डर लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद सब सिक्योरिटी देख के मतलब लग रहा है हम सेफ है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। अच्छा, बाकी टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं उन्हें भी आना चाहिए और देखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। ये जो आपने बर्फ के बारे में सोचा था, बर्फ देखेंगे, उस हवाले से क्या कुछ मन में पाया था? क्या आपका जो पैसा था यहाँ पे खर्च करने के लिए वो वसूल हो गया? हाँ जी, पूरा वसूल हो गया। यहाँ के लग रहा है जन्नत में आ गए हम। बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्मी शूटिंग करने के लिए ऐसे लग रहा है जैसे हम फिल्मी शूटिंग करने आए हैं। उस तरह की फीलिंग हमें आ रही है आज। तो फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? वो आए यहाँ पे शूटिंग करें और सेफली करें, कोई दिक्कत ही नहीं है और बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा एरिया है ये। तो लास्टली क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस यही है, यहाँ सभी को आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है, अपना एंजॉय करो, आओ और घूमो और यहाँ के मजे लो।
शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे कुछ टूरिस्ट जो बिल्कुल बाहर से आए हैं, मुख्तलिफ ममालिकों से आए हैं और साथ ही साथ हम कह सकते हैं उनका ये पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे। और जिस तरह से गेटवे ऑफ गुरेज राजदान टॉप जो है इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं और साथ साथ उनकी यही आशिका है और साथ ही साथ ये बाकी टूरिस्ट के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी आए और इस खूबसूरत वादी का लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। इस खास रिपोर्ट के साथ राजदान टॉप से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बांडीपोरा से मैं वाहिद मकबूल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे